जैसे जैसे बेटा गुड सेल एक्ट चल रहा था, हमारी कितनी क्लासेज हो चुकी थी बेटा? तो बेटा हमारी गुड सेल्स एक्ट की क्लास नंबर कितनी है? 6 है। सुनो ध्यान से बेटा प्लीज। बिल ऑफ लेडिंग क्या बताया था सक्षम? गुड्स तो लेगा उसके है। हाँ मोहित बेटा, जो सेलर है उसकी बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी देगा, एक उसको भेजेगा, वो बिल ऑफ लेडिंग दिखा के शिप को, जब शिप इंडियन पोर्ट पे पहुंचेगा, हेलो इंडियन पोर्ट पे पहुंचेगा, तो जो बायर है यहाँ का इंडिया का, वो जाके उसको दिखा के और क्या ले लेगा? अपने गुड्स ले लेगा शिप वाले, शिप के कैप्टन से। शिप का कैप्टन बोल लो या शिप का इंचार्ज बोल लो, ठीक है। अलग है डॉक वारंट। डॉक वारंट मैंने बताया था जो उसके अंदर रखते हैं वो भी इशू करता है। और दूसरा बेटा एक ये भी होता है कि शिप आया, अभी आप गुड्स लेने नहीं आए, क्या नहीं लेने आए, तो वो गुड्स शिप से उतार के आपके वहां पर पास में बने होते हैं, जो पोर्ट के ऊपर डॉक बने होते हैं वहां पर रख देते हैं। तो वहां पर आप वो डॉक का वारंट दिखा इशू हो जाएगा आपके नाम पे, और आप वो दिखा के उसकी क्या ले सकते हो? डिलीवरी ले सकते हो। और थर्ड मैंने आपको बताया था, आपने गुड्स वहां नहीं रखे, कहां रखे? वेयर हाउस में रखे हैं, समझ आ गया? और फिर क्या बताया था बेटा आपको मैंने? रेलवे रिसिप्ट और फिर डिलीवरी ऑर्डर दे देते हो आप किसी को भी, ठीक है यार। आप देखो चाय वाले को ऑर्डर नहीं देते, वो स्लिप ले आते हो, उस पर लिख के ये देखो चाय पकड़ा देता है, वो ऑर्डर ही देते हो, डिलीवरी ऑर्डर ही। एनीवे, अब अगला पॉइंट बहुत ही इजी है, 2 ही मिनट का है, खत्म है ये, सुनो ध्यान से। प्राइस ऑफ द गुड्स। हाँ, गुड्स का क्या होना चाहिए? प्राइस। मैंने आपको बताया था कि अगर गुड्स का प्राइस नहीं है तो वो सेल गुड्स से लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्राइस होना चाहिए, और प्राइस भी किस में होना चाहिए? मनी में होना चाहिए। अगर अदला बदली है तो बार्टर है, एक्सचेंज है, वो सेल नहीं है, इसलिए गुड सेल एक्ट लगेगा नहीं, ये बात बोल चुका हूँ। तो उसमें हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि क्या होना चाहिए? प्राइस ना, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन इन कैश भी हो सकता है और इन काइंड भी, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो भाई साहब प्राइस ही होना चाहिए। समझ आया? ये फर्क है बहुत बड़ा। प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस का मतलब क्या है कि जो कंसिडरेशन आप क्या दोगे गुड्स के बदले में, जो कंसिडरेशन देना है वो है। लेकिन कंसिडरेशन का मतलब तो एक वाइडर टर्म्स है, उसमें इन काइंड भी आ जाता है, लेकिन यहाँ क्या है? मनी है सिर्फ, ठीक है। मनी मीन्स, मनी सबको पता है लीगल टेंडर। मनी क्या है? लीगल टेंडर, ठीक है। मनी इन सर्कुलेशन, जो अभी प्रचलन में है, वो पुराना 500 का नोट है, वो अब टेंडर नहीं है। ओल्ड एंड रेयर कॉइन आर नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ द मनी, जो बंद हो चुके हैं पुराने वो नहीं होंगे, ठीक है। हाउ इज द प्राइस ऑफ द गुड्स असर्टेन? कहता गुड्स का प्राइस कैसे असर्टेन करेंगे? देखो भाई, गुड्स का प्राइस कैसे असर्टेन करते हो बेटे? नॉर्मल सी बात है, आप किसी गुड्स पे जाते हो, भाई साहब ये कितने का है? वो कहता 100 का। हम कहते नहीं भैया 80 का। नहीं नहीं भैया 80 तो नहीं, मेरी कॉस्ट ही नहीं है, चलो आप 90 दे दो। तो आप 90 देते हो तो असर्टेन हो जाता है, डिसाइड हो जाता है प्राइस उसका 90, ठीक है। ऐसे ही हमारे इसमें क्या कहता है? कहता है कि सेक्शन 9 प्रोवाइड 4 मोड ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी। कहता है सेक्शन 9 के अंदर हमारे गुड सेल एक्ट में आपके मोड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और भी हो, लेकिन यहाँ पर कितने मोड बता रखे हैं? 4 ही बता रखे हैं। इन 4 मोड से हम क्या निकाल लेते हैं? क्या निकाल लेते हैं? प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे मेरी बात समझे। नंबर 1, फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, आपने पहले बात की उससे और रेट क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। कर लिया फिक्स 90, फिक्स 90 कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप गुड्स ले रहे हो, तो ये क्या है? फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस का मतलब ये नहीं है वो पहले से फिक्स आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, गुड्स लेने से पहले प्राइस क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। और उसके बाद क्या किया? परचेज किया। और उसके बाद उसने क्या किया? सेल किया। तो पहले प्राइस फिक्स हो गया, फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले प्राइस क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। जैसे आप मान लीजिए किसी से कारपेंटर से या किसी भी से वर्क करवा रहे हो, तो आपने पहले रेट कर लिया, भाई साहब 150 रुपये स्क्वायर फुट दूंगा। वो कहता नहीं नहीं 200 रुपये लूंगा, ये वो। लास्ट में फाइनल हो गया भाई 140 रुपये स्क्वायर फुट या 160 रुपये स्क्वायर फुट में काम होगा। 160 में डन हो गया, कहता ठीक है, अब वो काम कंप्लीट करके मेरे यहाँ स्टार्ट कर देना। बोलो कॉन्ट्रैक्ट हो गया? हाँ हो गया। आजकल तो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर सभी लिखवा भी लेते हैं स्टैम्प पेपर पे। जब ये बिल्डिंग मैंने बनाई तो मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में किया था, सारा का सारा ठेके भी दिया था, तो फिक्स किया था ठेकेदार के साथ, कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये फर्स्ट ये दूंगा, ये आगे ये दूंगा, ठीक है। फिक्स हो गया। नंबर 2,
मे बी लेफ्ट टू बी द फिक्स्ड इन द एग्रीमेंट एग्रीड मैनर, ठीक है, सच एज मार्केट प्राइस और फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय ए थर्ड पार्टी। कहता कई बार क्या होता है, कहता प्राइस अभी फिक्स नहीं किया, लेकिन प्राइस कैसे फिक्स करेंगे उसका एक तरीका डिसाइड कर लिया हमने। क्या कर लिया? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो ठेकेदार था, ठीक है, जो बिल्डर था, उसको बोला मैंने भाई क्या प्राइस लेगा, वो कहता जो मर्जी दे देना। मैं कहती जो नहीं फिक्स बताओ कितने लोग हैं। वो कहता मार्केट में तो रेट 200 का चल रहा है। मैं वैसे 200 जाता है, तो फिर मैंने कहा ना, कहता आपको जो मर्जी दे देना। पर्सनल रिलेशन था उससे, काम उसका मेरे पास था। तो थर्ड पर्सन के थ्रू वो आया था किसी के साथ, वो मेरे बहुत अच्छे नोन में है, मान लीजिए उसका नाम राम है। तो मैंने कहा बताओ बताओ भाई साहब। कहता यार अच्छा, वो उन्होंने उनसे काम सीखा हुआ था, उनके गुरु रहे हुए वो। कहते क्या बताऊं फिर मैं आपको, चलो आप, मैं कहते देखो मेरे को तो उन राम जी ने बताया तो मैं आपसे काम करा रहा हूँ। कहते फिर ऐसे करो, वो बोल देंगे अपने वो ही मानेंगे। मैं कहा ठीक है, मेरे को भी उस बंदे पे क्या है, ट्रस्ट है, क्योंकि मेरा नोन है। अच्छा उसको भी ट्रस्ट है, उसका भी नोन है। तो क्या चलो वो बता, जो राम कह देगा ना अपने वो प्राइस मान लेंगे बस। राम बोलेगा 170 रुपए स्क्वायर फुट लेना है तो मैं 170 ले लूंगा। राम बोलेगा 200 लेना है 200, राम कहेगा फ्री तो मैं फ्री भी कर दूंगा आपके लिए। और बोलो बोले बोले बोलती हैं लोग, फ्री फ्री तो क्या होता है आपको पता है इस बात का। बात समझ आई कि नहीं आई? तो उन्होंने, मैंने डिसाइड कर लिया कि राम बताएगा वो रेट होगा, रेट फिक्स हो गया, हाँ फिक्स तो हो गया, लेकिन फिक्स रेट नहीं हुआ, फिक्स मैनर हुआ है, फिक्स उसका करने का तरीका हुआ है। बोलो बात समझ आएंगे? बोलो बेटा, आप कहते हो क्वेश्चन ऐसे होगा, दूसरा कहता है ऐसे होगा, कहते लगी शर्त, वो कहता लगी शर्त। कहते फिर आप सही कौन है? कहते सर से पूछेंगे अपने, सर ने जो बता दिया वो मानना पड़ेगा। दूसरा कहता ना सर की नहीं मानते अपने, अपने तो यूट्यूब पे देखेंगे और यूट्यूब पे जो सही होगा वो मानेंगे। वो कहता ना मैं गूगल पे देखूंगा। एक कहता ना मैं तो अन अकेडमी पे देखूंगा। आज तो क्यों यार अन अकेडमी पे, मैंने मोड बताए हैं आपको सारे। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? धन्यवाद। पहला क्या बता, फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, फिर मैंने यूट्यूब बोला, मैंने गूगल बोला, दिनेश सर बोला, ऑनलाइन बोला, अन अकेडमी लास्ट में बोला। तो अन अकेडमी पे क्या दिक्कत है आपको? कमाल होगी है प्लीज। फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा पहला बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या था? एग्रीड मैनर। थर्ड may be determined by the cost of dealing between parties such as manufacturing cost plus market price। कहता है कई बार क्या होता है, पहले दो समझ में आ गया, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दूसरा क्या है मैनर फिक्स किया, थर्ड कहता है कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टी। दोनों पार्टी आपस में जो डील कर रही है उन्होंने आपस में एक सिस्टम बना लिया कि भाई साहब ऐसे है कि ये चीज बनानी, कहता मैं बना दूंगा। क्या प्राइस? कहता ऐसे है भाई जो खर्चा लगे वो प्लस उसका 20% मैं प्रॉफिट लूंगा। समझ आ गया मेरी बात? क्या आप लिख लेना एक्सपेंस टोटल, जितना एक्सपेंस लगे वो वो तो एक्सपेंस है टोटल, तो जो कॉस्ट लगेगी वो प्लस उस पर 20% क्या लूंगा मैं, प्रॉफिट लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ोगे आप, आपकी भी होगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है इंटर के अंदर, उसमें पढ़ोगे। एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। में कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं बड़े बड़े कि जो कंपनी कॉस्ट लगेगी वो सारी कंपनी बियर करेगी और कॉन्ट्रैक्टर को उस पर 20% 25% क्या देगी, प्रॉफिट देगी। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसमें कुछ नहीं होता, डिसाइड होता है कि 5 करोड़ तो 5 करोड़, खर्चा सारा कौन बियर करता है, कॉन्ट्रैक्टर बियर करता है। एनीवे तो समझ में आ गया? क्या तो दोनों पार्टियां बीच में डीलिंग कर रही है, वो डिसाइड कर लेती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस उसका 20% लूंगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? चलिए, और एक होता है रीजनेबल प्राइस। अब रीजनेबल प्राइस डिपेंड ऑन सरकमस्टांस, परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसका रीजनेबल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप, आपका फ्रेंड आपस में हो, वो गाड़ी सेल कर रहा है, आप ले रहे हो, आप कहते हो भाई साहब कितने की, क्या यार अब क्या बताऊं, कोई और होता तो मैं बता देता, अब तू ही बता दे क्या लेने हैं। अब दोनों एक दूसरे को, वो कहते यार अब मैं भी क्या बताऊं, तू बता दे। तो वो कहते हैं कि अपने एक कार डीलर है वो जानकार है,
अपने उससे पूछ लेते हैं, वो जो बताएगा वो बता देंगे। ये तो फिर थर्ड पार्टी वाला हो गया। राम एग्जाम्पल उसको दोबारा दे दिया मैंने, किसका हो गया? थर्ड पार्टी। समझाया? थर्ड पार्टी का हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब वो कहते हैं रीजनेबल ले ले यार, जो भी जायज है वो ले लो। अपने जायज बोल देते हैं, वो जायज को रीजनेबल बोलते हैं इंग्लिश में। कुछ जायज है वो ले लो यार, जायज का मतलब क्या है? रीजनेबल। अब वो कहता चलिए बता नई गाड़ी कितने की आज? कहता आज नई गाड़ी 8 लाख की है। तेरी गाड़ी चली हुई कितनी है? कहता 1 लाख किलोमीटर। एक्सीडेंट हुआ है? क्या कभी नहीं हुआ, सिंगल टच नहीं है, फर्स्ट पार्टी है। समझा क्या? तो क्या इस गाड़ी का ऐसी का 8 लाख, तो पुरानी कितनी है? 2 साल पुरानी है। तो कह रहा 6 लाख रुपए तो होने चाहिए। तो चलो ठीक है, वो उनको रीजनेबल 6 लाख लगा। मेरी बात समझी? तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सरकमस्टांस के। तो रीजनेबल प्राइस होगा वो दे दिया जाएगा। इफ द प्राइस कांट बी फिक्स्ड द अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन, तो क्या लेंगे? रीजनेबल प्राइस लेंगे। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट। अब कहता है व्हाट इज द रीजनेबल प्राइस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच पार्ट पर्टिकुलर केस। मैंने बता दिया बात, हर केस में क्या करता है? अलग अलग डिपेंड करेगा। अब कहता है कंसिक्वेंस ऑफ नॉन फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय द थर्ड पार्टी। अच्छा, आपने कहा कि थर्ड पार्टी जो बोलेगी वो ले लेंगे। अच्छा, थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड ही नहीं कर पाई। थर्ड पार्टी कहता है ज्यादा बताऊंगा तो ये नाराज, कम बताऊंगा तो वो नाराज। कहता भाई साहब आजकल तो मैंने काम ही छोड़ रखा है, ये काम नहीं छोड़ा, उसने पीछा छुड़वा लिया अपना। समझ आ गई मेरी बात? तो थर्ड पार्टी जो है वो फिक्स ही नहीं कर पाई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बाय किसी भी रीजन से, या थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं है, या थर्ड पार्टी अनसाउंड माइंड हो चुकी है, कोई भी रीजन हो सकता है यार, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है ना? तो बेटा आपको भी समझदार हो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब 3 लाइनें पढ़ के टाइम वेस्ट करें? The parties may agree to sell and buy goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of the third party. In such third party fail to make the valuation of the contract become void. कोई डाउट है किसी को? अच्छा, however if the buyer, अच्छा उसने कहा थर्ड पार्टी क्या करेगी? डिसाइड करेगी। और थर्ड पार्टी डिसाइड करती उससे पहले उसने गुड्स को यूज भी कर लिए, अच्छे से यूज कर लिए गुड्स, अपना मालिक समझ गया अपने आप को, और बाद में थर्ड पार्टी उसको डिसाइड नहीं कर पाई। तो कहता भैया अब वॉइड नहीं होगा, अब तो गुड्स यूज हो गए। यूज हो गए या नहीं हो गए? फिर कहता रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हाउएवर इफ द बायर इज रिसीव्ड एंड एप्रोप्रिएटेड द गुड्स, मतलब रिसीव कर लिए, और एप्रोप्रिएट का मतलब यूज भी कर लिए गुड्स, और एनी पार्ट देयर और उसका कोई पार्ट यूज कर लिया, ही बिकम बाउंड टू पे द रीजनेबल प्राइस इफ थर्ड पार्टी नॉट डिसाइडेड द प्राइस। समझ आ गया? if the third party is prevented from making the valuation of the valuation by the fault of the seller or the buyer, the innocent party may be maintained suit for damage for the against the party of the fault. अच्छा, थर्ड पार्टी ने डिसाइड करना था प्राइस, थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने से बायर या सेलर रोक रहा है। यहां तो बोल दिया कि वो बोलेगा हाँ हाँ, और वहां जाके चलो आप कहते हैं मेरे को नहीं पता क्या वो कहता है। समझ रहे मेरे बात को? अगर तू बोलेगा तो मैं तेरा वो कॉन्टैक्ट रोक दूंगा, ये कोई भी कंट्रोल में होगा। मतलब कुल मिला के उसने उसको रोक रहा है वो। तो अगर ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को दूसरी पार्टी क्या रोक कर रही है? रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है, तो भाई दूसरी जो पार्टी है ना उसको राइट मिल जाएगा किसका? डैमेज। किसका राइट मिल जाएगा? डैमेज, कंपनसेशन लेने का राइट मिल जाएगा। सर कैसे पता लगेगा रोक रही है? बेटा फिर वही बात आ गई, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? A agree to sell his 100 bag of rice to B at a price of fixed by C। कहता 100 बैग उस रेट पे दे दूंगा जो C बोलेगा, बट C फेल टू फिक्स द प्राइस। इन दिस केस एग्रीमेंट बिकम वॉइड। बोलो उसका एग्जांपल दे दिया, और अगला एग्जांपल है वो उसको रोक रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो क्या ले लेगा? डैमेज लेगा। पढ़ लो बेटा, देख लो जल्दी देखो। पहला केस किसका दिया था? कि थर्ड पार्टी फिक्स नहीं कर पा रही, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। सेकंड एग्जांपल, ए एग्री टू सेल बी 100 बैग राइस, तो बी को बेचेगा किस रेट पे? जिस पे सी बोलेगा। सी इज विलिंग टू वैल्यू, सी इसकी वैल्यू करना चाहता है, बट ए बाय हिज रॉन्गफुल एक्ट प्रिवेंट सी फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन। गलत कार्यों के द्वारा वो उसको रोक रहा है। इन दिस केस बी कैन क्लेम डैमेज फॉर ए। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट चैप्टर, कंडीशन एंड वारंटी। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इस चैप्टर को।
इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। कंडीशन एंड वारंटी, सुनना जरा ध्यान से, सुनो बेटा। देखो कंडीशन और वारंटी क्या होती है बेटा, ये दोनों वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है गुड सेल्स एक्ट के अंदर। सर सेल करना है उसके लिए कंडीशन, हाँ। जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उसकी कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप गुड्स बेच रहे हो, मैंने आपसे गुड्स खरीद लिया, बाद में पता लगा आप उसके ओनर ही नहीं हो। मैंने पूछा आपके गुड्स आपने मेरे को बेचे यार, तू उसका मालिक ही नहीं है यार, तूने मेरे को बेच दिया, तूने पूछा ही नहीं मैं मालिक हूं या नहीं। पूछना चाहिए था ना तेरे को, तू नहीं पूछा तूने। बोले गलत ऐसे ही है। आप जाके और बोल भैया रजिस्टर दे दो, 2 पेन दे दो, दे दिए। भैया आपकी दुकान है ना, आप ही हो ना मालिक इसके। वो ये कर रहा है, कहता हाँ, तो अभी ऐसी बात कर रहा है। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो क्लियर मिला के बताऊं कि हम जब गुड्स लेते हैं तो ये कंडीशन मान के लेते हैं, ये शर्त होती है लेने वाले की, बायर की, ये मानता है कि हाँ ये इसका मालिक है, पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इंप्लाइड होता है, इंप्लाइड का मतलब अंडरस्टूड, इंप्लाइड का मतलब अंडरस्टूड। तो ये कंडीशन होती है साथ में। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा जो वो दे रहा है, मैंने उससे भैया मुझे एक पेन देना, उसने पेन दिया, मैंने 10 रुपये पेन आके चलाया, मैंने पेन नहीं चल रहा। मैं गया, मैं कहा भैया ये पेन नहीं चल रहा। कहता आपने ये थोड़ा कहा था चलने वाला पेन दे। मेरी बात समझना, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ये बात। तो मतलब अगर मैं कोई गुड्स लाया हूं तो ये मानता हूं कि वो यूज करने लायक होंगे, मैं ये मानता हूं वो यूज करने लायक, ये कंडीशन है। अगर मैं बाय कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये कंडीशन है कि वो, पहली कंडीशन क्या है कि ये मानू मालिक है वो, ये यूज करने लायक होंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। और मान लीजिए मैंने किसी को जाके बता दिया कि भैया मेरे को एक फोन लेना है। कहता कौन सा, मैं क्या, वही फोन जो सब देखते हैं, कौन सा, आईफोन, एप्पल, ठीक है। अब उसने कहा था अच्छा कौन सी सीरीज चाहिए, प्रो चाहिए, i13, कई मॉडल आते हैं इसमें। अच्छा ये चाहिए, मैं क्या एक तो i15 चाहिए, नया लॉन्च हुआ ना भी शायद 15, हाँ i15 लेना है। कहता i15 लेना है, किडनी बेचनी पड़ेगी तेरे को। क्या बेचनी पड़ेगी, किडनी, किडनी बड़ा फोन है वो, किडनी बेच के आता है वो, ठीक है। i15 लेना है, 80 का नहीं बेटा, ज्यादा है, 80 का नहीं है बेटा, कल्ला 15 ही जो नया अभी लॉन्च हुआ है अभी 3 दिन पहले, ठीक है जी। मेरे को तो i15 चाहिए। कहता है 128 चाहिए, 226 चाहिए, एक कितना चाहिए, वो कहता 1 TB होना चाहिए। अच्छा कहता कलर, कहता कलर ब्लैक व्हाइट, ये तो ब्लू नहीं है जी, नहीं। एक वो होता है स्पेस ग्रे, स्पेस ग्रे चाहिए। क्या चाहिए, स्पेस ग्रे। अब क्या हुआ, उसने ये कंडीशन डाल दी बेटा। अब वो उसको फोन देता है मान लीजिए, या वो ब्लैक कलर का देता है, तो बोलो उसने कंडीशन फुलफिल की नहीं की। अब यहां पर भी कंडीशन, अब बायर ने क्या बता दी, सारी अपनी कंडीशन बता दी। तो इन कंडीशन को फुलफिल करना सेलर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये नहीं करता तो कॉन्टेक्ट नहीं होगा। मेरी बात है, कुछ कंडीशन तो इंप्लाइड होती है और कुछ उसने डाल दी, बोलो बात समझ आएगी, डाल दी ना। अब वो अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं करता तो कॉन्टेक्ट नहीं होगा पूरा। या मान लीजिए वो 1 TB का नहीं है, 256 है,
या कलर वो नहीं है, या वेरिएंट वो नहीं है, वो मॉडल वो नहीं है, ठीक है, वो या पता नहीं यार आईफोन छोड़ ओप्पो ले ले, ठीक है, या रेडमी ले ले, या सैमसंग ले ले, तो कंडीशन समझ में आई मेरी बात? तो मतलब कहने का मतलब है कुछ कंडीशन तो होती है इंप्लाइड और कुछ होती है जो कस्टमर ने लगाई, तो कंडीशन को क्या करना पड़ेगा पूरा। एक तो कंडीशन वर्ड समझ में आ गया होगा। वैसे कंडीशन क्या होता है, शायद शर्त बोलते हैं, मतलब उसने कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी एक तरीके की, तो वो पूरी करनी पड़ेगी। तो कंडीशन जो होती है वो गुड्स जो आप ले रहे हो उसके पहले होती है, मैंडेटरी होती है, मेन पार्ट होती है कंडीशन। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो सेल नहीं होगा। अरे बोलो, कॉन्टैक्ट नहीं होगा, किसका कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सेल का कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो कंडीशन अगर पूरी नहीं हुई तो कॉन्टैक्ट नहीं होगा। अब उसके बाद आती है वारंटी। क्या आती है? वारंटी। और वारंटी आपको पता ही है किस चीज की होती है, सेल होने के बाद की वारंटी। एक गारंटी होती है, एक वारंटी होती है। यहाँ वारंटी है, आश्वासन होता है एक तरीके का, ये कि भाई तेरा गुड्स अगर वो ले गया और 3 दिन बाद पता लगा ये तो चार्ज नहीं हो रहा, कहता 2 दिन हुआ ना, कहता एक किडनी रह गई और 2 दिन हुआ ना। तेरे को पता कैसे लिया था ये फोन मैंने? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो बोलो ये तो गलत हो जाएगा ना फिर उसके साथ। तो इसलिए वारंटी जो है उसकी कोलेट्रल होती है किसके? कंडीशन के। वो ये मान के ले रहा है या वो बता रहा है कि भाई साहब इसकी वारंटी कितने का? 1 साल की है, समझा? तो वारंटी सेल के बाद सर्विस दी जाती है वारंटी की, समझ आया मेरी बात? तो वारंटी जो है कंडीशन तो मेन पार्ट होती है, और वारंटी जो कॉन्ट्रैक्ट का होती है वो क्या होती है? कोलेट्रल पार्ट होती है। क्या होती है? उससे जुड़ी हुई, मतलब वो कब मिलती है? सेल होने के बाद। क्लियर होगी? मैं तो ये एक वर्ड है अपने, हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या, कंडीशन और वारंटी। ये मैंने बेसिक बताया, अब समझ ध्यान से। स्टेपुलेशन का मतलब होता है बेटा स्पेसिफिकेशन। लिखा हुआ लिखो, स्पेसिफिकेशन एक तरीके से बेटा स्पेसिफिकेशन। अब इसमें सुनना, वैसे एक तरीके से देखा जाए ना, मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते कि कंडीशन का वाइडर रूप, जो कंडीशन है उसका वाइडर मीनिंग। क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर? देखो कंडीशन के अंदर ही वाइडर रूप, मतलब इसमें कंडीशन वारंटी एक में आती है। तो मतलब स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन कहता है, सुनो जरा ध्यान से, सबसे पहले देखो एज टू टाइम। देखो बेटा, प्राइज, पेमेंट ऑफ प्राइज आर नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो हम 3 बातें करेंगे यहाँ पर, एक तो टाइम के बारे में, एक कंडीशन के बारे में, और एक वारंटी के बारे में। ठीक है? एक्चुअल में क्या होता है कि जो पेमेंट है ना वो किस समय हो रही है ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। हो सकता है कोई एडवांस पेमेंट देता है, हो सकता है कोई गुड्स खरीदता है तब पेमेंट देता है, और हो सकता है कोई व्यक्ति 2 दिन बाद देता है। तो सेल के अंदर पेमेंट मैटर नहीं करती कब आ रही है, पेमेंट का टाइम मैटर नहीं करता। पेमेंट तो मैटर करती है, सॉरी, पेमेंट बिना तो काम चलेगा नहीं ना। फिर पेमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसका टाइम इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ सकती है, उसी टाइम भी आ सकती है, और उधार भी हो सकती है। बोलो बात समझ आई? ठीक है। एक बात कहता है एनी अदर मैटर, अगर कोई और मैटर है तो डिपेंड अपॉन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई और मैटर है तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे डिपेंड करता है कि वो टाइम पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप घर गए, आपकी मदर ने बोला था बेटा आते हुए ना मिल्क ले आना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा अरे मम्मी मैं भूल गया, शाम को ले आना। कहते चल कोई बात नहीं, शाम को लेना भी तो पड़ा है। बोलो यहाँ मैटर करता है? नहीं करता। लेकिन अभी 10 मिनट बाद रिलेटिव आने वाले हैं और उनके लिए चाय बनानी है और है ही नहीं घर पे, अब मैटर करता है टाइम? अब मैटर करता है, जल्दी लेके आ, वो आ जाएंगे फिर चाय क्या देंगे। मेरी बात समझ रही? तो डिपेंड करता है किस पे? कॉन्ट्रैक्ट। मैंने घरेलू एग्जांपल दिया समझाने के लिए, ठीक है? कहता है एनी अदर मैटर, किसी मैटर और किसी मैटर के ऊपर अगर टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो डिपेंड करेगा। जैसे डिलीवरी हो गया गुड्स, अब आप मान लीजिए घर के लिए एसी लेके आए, वो कहता आए आप, ठीक है, पेमेंट दिया है, वो आज शाम को बरसात आ गई, वो कहता भाई साहब बरसात आ गई थी तो नहीं दे पाया। कहता चल कोई बात नहीं, कल भेज देना। कल शाम को फोन कर दिया, आपने एसी नहीं भेजा, क्या यार वो लेबर वाले छुट्टी पे थे, कल भेज दूंगा। तो 1-2 दिन लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।
आपके घर पे शादी है, कैटरिंग वाला कहता है कि कल कर दूं, आज थोड़ा बिजी हो। वहां पे टाइम क्या है? एसेंशियल है। आपको मैंने 10 मिनट ज्यादा पढ़ाया, मैं चल 10 मिनट ज्यादा पढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी ट्रेन है 5 मिनट बाद और मैं कहता हूँ 10 मिनट और पढ़ा लो सर। तो डिपेंड करता है कि टाइम एसेंशियल है या नहीं। आधा घंटा समझ आ गई बात? ये तो किसकी बात होगी? टाइम। टाइम में पेमेंट एसेंशियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइम में अदर कोई मैटर है वो एसेंशियल है या नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट की। समझ आ गया? चलेगा। उसके बाद आ जाओ बेटा किसके ऊपर? कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर आ जाए बेटा? कंडीशन पे। ध्यान से सुनो। कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो बोलो क्या लिखा है कि मेन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है? एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होती है। अगर कंडीशन पूरी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। भाई साहब मेरे को स्पेस ग्रे चाहिए, 1 TB चाहिए, 15 चाहिए, आईफोन ही चाहिए, ये सब क्या है? कंडीशन है। अगर आप एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। आपने सब कुछ बता दिया, उसके बाद डब्बा खोला, रेड कलर का निकला फोन, तो कहता ये क्या है? कोई बात नहीं, तो 2 लाख लगा के रेड कलर, 17 ही घंटे, मैं नहीं लूंगा। बोलो मना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसने कंडीशन लगाई थी मेरे को कलर स्पेयर यही चाहिए, कितने दिन से वेट कर रहा हूँ उस कलर के लिए मैं। समझाया कि नहीं आया? इसीलिए लिख रहा है कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पज होती है, एसेंशियल होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है वो। ठीक है? जैसे इंप्लाइड कंडीशन एज टू इंप्लाइड, समझ गए? इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है? टाइटल, मतलब आप उसके क्या हो? ओनर हो, आपका टाइटल है, उसका अधिकार है आपके पास। डिस्क्रिप्शन, सैंपल, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी ऑफ फिटनेस, मर्चेंटेबल क्वालिटी और होलसमनेस। मतलब क्या होता है? सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। मतलब किसी कस्टमर ने आपको डिस्क्रिप्शन बता दी, भाई साहब ऐसे ऐसे करके ऐसा देना है, और आपने ऐसे ऐसे करके वैसा नहीं दिया, कुछ और ही दे दिया। अरे बोलो समझ आया कि नहीं आया? उसने जब डिस्क्रिप्शन दे दी थी, वर्णन कर दिया था कि मेरे को ऐसा चाहिए, तो आपने वैसा कैसे कर दिया भाई? बोलो रिजेक्ट कर सकता है? अरे प्लीज रिक्वेस्ट है, सुन लो ध्यान से। कर सकता है? कोई व्यक्ति करते हैं, शॉप पे गए, भैया एक बर्गर बना, हेलो, उसमें ओनियन मत डालना, उसमें ओनियन मत डालना, ठीक है? चिल्ली सॉस भी मत डालना, सिर्फ ग्रीन सॉस डालना। ओके। बोलो गिल, ये आपने क्या दी उसका? अब भाई साहब उसे जाके बोला अरे एक बना दे, उनको दादा पड़ी, उनका हाथ सेट होता है, आपको पता ही है। आपने पहली बाइट की, वही रखा, भैया क्या? हाँ बहना, मैंने आपको क्या बोला था? ओ सॉरी, कोई बात नहीं, आप इसको रख दो, मैं दूसरा बनवाता हूँ, मेरे को नहीं खाना। और वो भी उठा के साथ लेंगे, बाहर जाके खाऊंगी। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन दी थी, मजाक करके लास्ट में, जो डिस्क्रिप्शन दी थी आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, तो बोलो आपसे पैसे मांगेगा? 100% नहीं मांगेगा, ना ही आप दोगे, क्योंकि जो मांगा वो मिला ही नहीं आपको। अरे बोलो, जो मांगा वो मिला क्या? नहीं मिला। आप पैंट शर्ट स्टिच करने दे गए, उसको कहा भैया एक कॉलर बैन कॉलर करनी है, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है। वो भाई लिख लेता है, क्या रुक जा, है उसको आपने दे दिया, उसने लिखा हुआ था, जिसको खुद तो टेलर आपको पता ही है कितने जने बिठा रखे, उसने दे दिया। पैंट शर्ट सिलनी थी, वो आया ले जा, उसने बना दिया कुर्ता पजामा। कहता 700 रुपये दे दे स्टिचिंग के, कहता भी देता हूँ, भी जाओ। कहीं आपको डंडा पड़ा बढ़िया सा। बात समझ आएगी नहीं? भूल लोगे तो नहीं? चलिए डिस्क्रिप्शन, हेलो प्लीज, आप शॉप पे गए, भैया ये ऐसा पेन दे दो, आपने सैंपल दिखा दिया ना उसको, सैंपल को डाउट है किसी को? आगे आ जाओ, सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, आपने सैंपल भी दिखाया और सब भैया ऐसे करके ना ये डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हो उसको, धन्यवाद। उसके बाद क्या है? क्वालिटी और फिटनेस, जो गुड्स ले रहे हो
अब मैं पेन मांग रहा हूँ तो ऑब्वियसली चलाने के लिए ले रहा हूँ, वो क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब ये तो इम्प्लाइड ही है, क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो कुछ कंडीशन इम्प्लाइड होती है, कुछ आप बता देते हो उसको। तो क्वालिटी की क्या होती है? इम्प्लाइड ही होती है कि पेन चलेगा, क्वालिटी का है। अच्छा, आपने पेन खोला, क्वालिटी ठीक है, चल रहा था, लेकिन आगे से टूटा हुआ था और टिक 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 करता है, कई बार हिलने लग जाती है उसकी रिफिल। तो आप कहते भैया ये लिखते ना तो हिलती है रिफिल इसकी, कहते कोई बात नहीं, तो फिटनेस सही नहीं है उसकी। क्या सही नहीं है? फिटनेस। सही फिटनेस भी होनी चाहिए। वो कहता है इसको खोल के पीछे थोड़ा सा कागज लगा के पैसे दिए, ठीक है। मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब बेचने लायक होना चाहिए, मर्चेंटेबल, समझ आ गया? उठा के लाया, मिट्टी लगी हुई थी बुरी तरीके से, और झाड़ा उसने, और सारे टूटे फूटे पड़े थे। मतलब भैया नहीं, मैं नहीं लूंगा, ये तो खराब है पेन सारे। पूरा बॉक्स लिया था आपने, उसमें से आपने 2-3 निकाले, एक चला, फिर 3 नहीं चले, फिर एक चला, फिर 4 नहीं चले। कहता नहीं, घर जाके ना आप ऐसे इसको कई देर करना गर्म होके चल जाएगा ये अरे बोलो बेटा, धूमे रख देना। या कई बच्चे ना वो चप्पल लेके अरे बोलो, होलसमनेस। होलसमनेस क्या होता है? जितने गुड्स मांगे पूरे दो। वो कहता है ये क्या, ऐसे कर, थोड़े से अब ले जा, थोड़े कल ले जाना, थोड़े परसों ले जाना, इंस्टॉलमेंट में दे रहा है बेटा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये है, ये कंडीशंस है, पढ़ेंगे तो हमने बता दिया। एक्चुअल में क्या है, दिमाग में बैठ जाएंगे आपके आगे। उसके बाद आती है वारंटी। ये तो मेन होता है, मेन। अगर ये पर्पज पूरा नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बेटा, लेकिन ये कोलेट्रल होता है। वारंटी कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है? कोलेट्रल होता है, जुड़ा हुआ होता है ये। जब ये होगा ही नहीं तो फिर कहता भैया वो गुड्स लिए थे तेरे से, कहता हाँ, कहता उसकी वारंटी, कहता बाद में गुड्स लेके तो नहीं गया, तो वारंटी कहाँ से मिलेगी? गुड्स लेगा तो ही वारंटी मिलेगी। तो वारंटी जो है मेन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, मेन पार्ट नहीं होती, लेकिन उसके कोलेट्रल होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्विट पोजीशन ऑफ द गुड्स। भाई आपने गुड्स आपने खरीद लिए हो, तो ये वारंटी होती है आपके लिए। वो वारंटी मत समझना रिपेयर करने की वारंटी, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। आपने गुड्स खरीद लिए, तो बताओ उस पर पोजीशन ले सकते हो या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अब आपने खरीद लिया तो आपको जल्दी से जल्दी उसका क्या मिलना चाहिए? पोजीशन मिलना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम चार्ज और इनकम्बरमेंट्स। इनकम्बरमेंट्स का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लज। मतलब ये हुआ बेटा, फ्रीडम फ्रॉम चार्ज मतलब उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं होगा, उसके ऊपर कोई लोन पेंडिंग नहीं होगा, वो किसी और को गिरवी नहीं रखी हुई है। समझ आ गया बेटा? ठीक है। तो हम ये गुड्स ले रहे हैं, हमने मान लीजिए कोई गुड्स खरीदे और बाद में पता लगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने प्लॉट खरीदा, ले लिया, बाद में बता जैसे बैंक पे लोन ले रखा था। हालांकि प्लॉट एग्जांपल नहीं देना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स से लागू नहीं होता उसमें, लेकिन मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ लोन को। कार ले लो, चलो आपने कार परचेज की, आपने कहा ये कार ठीक है, बाद में पता लगा कार तो फाइनेंस करा रखी थी, और आपने तो कैश देके पूरा पैसा देके लिया है, बाद में पता लगा इसकी कार के ऊपर तो लोन भी पेंडिंग है, ठीक है ना, फाइनेंस कराई हुई थी। तो भैया फाइनेंस के पैसे तो देने चाहिए थे, या मेरे को फ्री करके देता हूँ फाइनेंस से, इसीलिए का फ्री चार्ज। तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज है, कोई भी लोन पेंडिंग है, तो उसको क्या करके दे? फ्री करके दे। कोई भी गिरवी है, कोई भी, समझ रहे हो मेरी बात? क्वालिटी और फिटनेस, इसकी भी वारंटी होती है। हेलो, दे दिया, पैसे ले लिए, उसने उठाया, भैया ये तो सही नहीं चल रहा, भैया मैंने तो दे दिया, मैंने तो चलाया तब सही चल रहा था, वहीं खड़े खड़े ही बोलो। इसलिए कई जगह तो कहते भाई साहब नीचे उतरते गारंटी नहीं है। समझ आई मेरी बात? कोई बात नहीं, नीचे नहीं उतरेंगे, यहीं यूज करके देख लेते हैं। ओ क्या दिक्कत है? अरे बात समझ आएगी नहीं आई? तो ये भी वारंटी है बेटा। अब वही बच्चे कहेंगे सर ये गारंटी है वारंटी है, आप सब समझदार हो, गारंटी है वारंटी है। समझ आ गई कि मेरी बात? बाद में तो फिटनेस और डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर। अगर कोई गुड्स खरीदे आपने और वो डेंजरस नेचर का है, तो उसके ऊपर लिखा होता है ना, इस चीज का सावधानी बरते, उसके ऊपर लिखा होता है नहीं, तो ये वारंटी है, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। जैसे स्मोक पे ये बच्चा करता है, इसको पता है सारा क्या लिखा होता है, और वो गंदी फोटो लगा रखी तेरी उसके ऊपर।
लगा रखी ना फोटो है लगाते ना। हाँ किसकी फेस की? क्या बेटा? क्या मुकेश? कौन मुकेश है? टीवी में ऐड नहीं आती, वो डब्बी में ऐड आती है। चलो बात समझ आएगी। हेलो, कोई चीज अगर डेंजरस है कुछ बेटा तो उसके ऊपर वो उसका लगा वार्निंग लिखी होती है ना, वार्निंग। जब ट्रांसफार्मर वगैरह इन पे लिखे तो वार्निंग डेंजरस। आई बात समझे? तो ये वारंटियां होती है बेटा, तो ये डिस्कस करेंगे अपने। धन्यवाद, जय श्री श्याम।